आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये कहानी है टीसीएस नासिक की, जहां लगे हैं कुछ बेहद गंभीर आरोप जिनकी जांच अभी भी चल रही है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर सच क्या है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक 23 साल की लड़की का अनुभव। जैसा कि ये बयान कहता है, उसे लगा कि एक भरोसेमंद इंसान ने उसकी मदद की है, लेकिन बाद में यही रिश्ता उसे बहुत महंगा पड़ा। ये हमें याद दिलाता है कि इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे किसी की बहुत ही पर्सनल और दर्दनाक कहानी छिपी होती है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ है एक अकेली एफआईआर, एक लड़की की शिकायत जिसने एक ऐसे स्कैंडल की आग को हवा दे दी जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। अगर हम पहली शिकायतकर्ता की कहानी को टाइमलाइन पर देखें तो ये सिलसिला शुरू हुआ जनवरी 2022 में। उनकी मुलाकात दानिश शेख से हुई, जिसने उन्हें नौकरी पाने में मदद की थी। लेकिन अगस्त 2024 तक शादी का वादा एक कथित यौन उत्पीड़न में बदल गया। और फिर असली झटका लगा फरवरी 2026 में, जब एक मैसेज से पता चला कि दानिश तो पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। बस इसके ठीक बाद मार्च में पुलिस में पहली एफआईआर दर्ज हुई। तो सवाल ये है कि इस पहली एफआईआर में आखिर आरोप क्या-क्या थे? देखिए, ये सिर्फ एक आरोप नहीं था। इसमें हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियों का जिक्र था, शादी का झूठा वादा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। और बात यहीं नहीं रुकी, एक दूसरे सहकर्मी तौसीफ अतहर पर ब्लैकमेल करने और ऑफिस की कॉमन जगहों पर मतलब लॉबी और पैंट्री जैसी जगहों पर भी हैरास करने के आरोप लगाए गए। पर ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं थी। बहुत जल्दी ये बात साफ हो गई कि ये कोई एक अकेली घटना मतलब आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। जैसे जैसे और शिकायतें सामने आने लगीं, मामला एक सिस्टेमिक इशू की तरफ इशारा करने लगा। 1 या 2 नहीं, टीसीएस नासिक के कर्मचारियों के खिलाफ कुल 9, जी हाँ, 9 एफआईआर्स दर्ज की गईं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि मामला कितना गंभीर हो सकता है। और जानते हैं, इन 9 की 9 एफआईआर्स में एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न दिखा। आरोप है कि एक ही तरह के तरीके अपनाए जा रहे थे, जैसे लोगों को तब टारगेट करना जब वो इमोशनली कमजोर हों, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अजीबोगरीब सवाल पूछना और बार-बार हिंदू देवी देवताओं और रीति रिवाजों पर भद्दी टिप्पणियां करना। यहाँ तक कि अनचाहे ढंग से छूने, जैसे पल्लू खींचने और जबरदस्ती गले लगाने के भी बेहद संगीन आरोप हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी सारी दबी हुई आवाजें अचानक बाहर कैसे आ गईं? इसका जवाब छिपा है पुलिस की एक सीक्रेट जांच में, एक ऐसे ऑपरेशन में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, पर यह सच है। फरवरी 2026 में पुलिस को एक टिप मिली। इसके बाद उन्होंने महिला पुलिस अधिकारियों को हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर कंपनी के अंदर भेजा। सोचिए, उन्होंने कई दिनों तक अंडरकवर रहकर सबूत जुटाए, और जब उनके हाथ में सबूत आ गए, तब उन्होंने उन डरी सहमी पीड़ितों को हिम्मत दी कि वो आगे आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। देखिए, हर बड़ी कंपनी में एक इंटरनल सिस्टम होता है ऐसी शिकायतों के लिए। उसे पॉश कमिटी कहते हैं। इसका काम ही है कर्मचारियों को सेफ रखना। पर यहाँ आरोप ये है कि यही सिस्टम फेल हो गया। कहा जा रहा है कि इस कमिटी को सब पता था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इस बात का अंदाजा आप एक एफआईआर में दर्ज इस बयान से लगा सकते हैं। जब एक विक्टिम ने एजीएम और पॉश कमेटी की मेंबर अश्विनी चेनानी से शिकायत की, तो उसे कथित तौर पर जवाब मिला, क्यों हाईलाइट होना चाहती हो, जाने दो। ये दिखाता है कि शिकायतों को शायद कितनी लापरवाही से लिया जा रहा था। अब आते हैं इस केस के एक बहुत ही जरूरी पहलू पर, जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस हुई। मीडिया में धर्मांतरण, एंटी कन्वर्जन लॉ, इन सब के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला होगा। लेकिन एक चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि पुलिस की 9 में से किसी भी एफआईआर में महाराष्ट्र का एंटी कन्वर्जन लॉ लगाया ही नहीं गया है। जी हाँ, किसी में भी नहीं। कानूनी तौर पर यह केस मुख्य रूप से हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट का है। जैसे ही ये केस पब्लिक में आया, इसकी कहानी के 2 अलग-अलग वर्जन बन गए, 2 बिल्कुल अलग नैरेटिव। एक तरफ कहा गया कि ये एक बड़ी साजिश है, तो दूसरी तरफ कहा गया कि ये पूरा का पूरा केस ही मनगढ़ंत है। तो चलिए इन दोनों तर्कों को थोड़ा समझते हैं। एक नज़रिया ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टमैटिक मॉड्यूल था जो खास तौर पर हिंदू महिलाओं को टारगेट कर रहा था। इस तर्क को आरोपों के पैटर्न और पुलिस की जांच से बल मिलता है।
वहीं दूसरा नजरिया बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि ये बस एक रिश्ता था जो खराब हो गया और बाद में कुछ समूह ने इसे सांप्रदायिक रंग देकर पढ़े लिखे मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की। और इस पूरे मामले में मीडिया और एक्सपर्ट्स की भूमिका ने भी, कह सकते हैं, आग में घी का काम किया। एक तरफ कुछ आरोपियों पर मीडिया ट्रायल चलाने के आरोप लगे, कुछ लोगों ने तो पुलिस की जांच की जरूरत पर ही सवाल उठा दिए। आरोपियों के परिवार वालों का भी यही कहना था कि एक असफल रिश्ते को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग पीड़ितों के साथ खड़े थे, उनका कहना था कि केस को कम आंकना विक्टिम ब्लेमिंग जैसा है और इससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है। तो इन सब आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सवाल ये है कि अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि ऑफिशियली क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और कौन से सवाल अभी भी हवा में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन भी तेजी से हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है ताकि और गहरी जांच हो सके। महाराष्ट्र एटीएस ने 2 आरोपियों को अपनी कस्टडी में लिया है। टीसीएस ने भी सभी आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड करके एक इंटरनल जांच शुरू कर दी है। और NITCS, जो कि एक IT एम्प्लॉय यूनियन है, उसने लेबर मिनिस्ट्री से टीसीएस की पॉश कंप्लायंस का एक टाइम बाउंड ऑडिट करने की मांग की है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। पुलिस ने तो एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है और अपील की है कि अगर कोई और भी पीड़ित है तो वो बिना किसी डर के सामने आए। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये एक ऑफिस की चारदीवारी के अंदर हुआ एक क्राइम था, या फिर ये किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड साजिश का हिस्सा है? इसका जवाब तो खैर जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। तब तक हमारे सामने जो तथ्य हैं, हमें उन्हीं पर टिके रहना होगा और बिना किसी पक्षपात के सच सामने आने का इंतजार करना होगा।